गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज एक नए एपिसोड देखेंगे जिस एपिसोड का नाम है द अर्थ। क्या नाम है इस एपिसोड का? द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी, जिसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी, जिस पे हम निवास करते हैं। क्या पृथ्वी पर लोग निवास करते हैं ना मित्रों? एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव है कौन सा है? पृथ्वी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके, जितने भी दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आपके आते होंगे, कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर मार के चल जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा गलती आप दोबारा नहीं करेंगे और इस वीडियो को जरूर देख के जाएं आप लोग। तो आप लोग के एग्जाम जो आने वाले हैं यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सभी में लाभदायक होने वाला ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को आवश्यक सूचना बता दूं कि आपका ये अपना चैनल खुरपाती ग्रुप, जिसको आप अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। इस एपिसोड में हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? सबसे पहला प्रश्न यही आता है और ये प्रश्न मतलब कई एग्जामों में भी देखने को मिल गया होगा आप लोगों को। कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री या फिर कितनी झुकी है? तो कितनी? 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है झुकी है। क्या? झुकी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। मैंने अभी बताया सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर कि जीवन संभव है कौन सा है? वो है पृथ्वी। क्या? वो है पृथ्वी। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। आपका अपना धरती है, अर्थ है, उस जिस पर जीवन संभव है। ठीक है मित्रों? ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कह रहा है प्रश्न आपका कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा केजीएफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा बाबू। और वीडियो को कमेंट करें क्या कमी है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। ठीक है, मोटिवेट कीजिए हम लोगों को। चलिए सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन स्थान सा है? तो पांचवा। कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? पांचवा। क्या? कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। ठीक है। चलिए पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विश्वतीय और ध्रुवीय दोनों व्यास हम क्लियर कर लेंगे, सिर्फ विश्वतीय है क्यों? कह रहा है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? तो कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। कितना है व्यास? कितना है व्यास? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। और इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा? तो 12,714 किलोमीटर। क्लियर है? इसका विश्वतीय व्यास कितना हो जाएगा? विश्वतीय है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 12,756 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कह रहा पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? दिशा में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो किस दिशा में? पूरब से पश्चिम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पश्चिम से पूरब। किस दिशा में? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। क्लियर हुआ? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। एकदम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से। चलिए अगला, पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, पृथ्वी से रिलेटेड। पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? कितने समय में पूरा करती है और किस रफ्तार से? आइए जान लेते हैं इसी वीडियो में। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ये पूरा करती है इस दूरी को। क्या? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। इस समय को एकदम दिमाग में छाप लेना है मेरे दोस्त। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में ये पूरा करती है दूरी को। क्लियर हुआ? चलिए अगला, पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होता है? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आप लोगों को, परिक्रमण भी दे देगा इसी में, तो गलत नहीं मार देना है। पृथ्वी के घूर्णन गति से। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उसी कारण दिन और रात होता है। तो पृथ्वी के किस गति से? पृथ्वी के किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति से। किस गति से? घूर्णन गति से दिन और रात होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस गति से साल बनते हैं? ये कन्फ्यूजनल क्वेश्चन हो जाता है, किस गति से दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन। लेकिन अगला ये प्रश्न जो है हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के किस गति से साल बनते हैं? ईयर। तो किस गति से? परिक्रमण गति से। परिक्रमण गति से जो है साल बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सोचेंगे तब तक। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है मेरे दोस्त? तो आइए जान लेते हैं। पृथ्वी को
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। क्या पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ये ओरिजिनल एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे भी इसको आप बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या बोलते हैं? ये मस्ट भी आई है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर लेती है तो उसमें जो वक्त लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। क्या बोलेंगे उसको? सौर वर्ष। सौर वर्ष बोलते हैं उसको। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर में कितना समय बढ़ जाता है? देखिए ये प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर में कितना समय बढ़ जाता है? तो कितना समय? 6 घंटे। कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। एक वर्ष में या फिर सौर वर्ष या कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष जो है 6 घंटे की वृद्धि हो जाती है। तभी तो 24 घंटे हो जाते हैं, तो 4 साल पे एक बार लीप ईयर आता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अब इस चीज़ में, लीप ईयर कैसे आ जाता है। चलिए, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ये ग्रह का बात कर रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि गेंद और नारंगी की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। एग्जाम रिलेटेड प्रश्न इसमें मैंने कंटेक्ट कराए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो अपना शुक्र ग्रह के समान दिखती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। कह रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो किस कारण से दिख रहा होगा? पानी की उपस्थिति के कारण से पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह। कौन सा? नीला ग्रह। कौन सा? नीला ग्रह। चलिए हम भी थोड़ा नीला ही कलर लगा लें। चलिए ठीक है। अगला कह रहा है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकट तारा कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकट तारा कौन सा है मेरे दोस्त? क्लियर दिख रहा है ना? प्रोक्सिमा सेंचुरी जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी का सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंदा मामा जिसको बोलते हैं आप लोग, मून बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? मोस्ट बीबीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा छाप लेना है दिमाग में आपको। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? मोस्ट बीबीआई प्रश्न ये भी है मेरे दोस्त। कह रहा है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या बोलेंगे? तो शांति सागर। देखिए कितना कन्फ्यूजनल है। कह रहा है धूल की मैदान और बात कर रहा है शांति सागर की। तो चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं, कहाँ? अपने पृथ्वी पर की नहीं बात कर रहा है, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसे? शांति सागर। क्या? शांति सागर। क्लियर। चलिए, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? एमबीबीआई प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह मोस्ट बीबीआई छपने वाला प्रश्न है, एमटीएस या फिर आपके जीडी दोनों एग्जाम में किसी में एक में जरूर छप देखने को मिल जाएगा आपका ये प्रश्न मेरे दोस्त। कह रहा है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? कई बार पूछ चुका है प्रश्न। तो जीवाश्म ग्रह जो है हम चंद्रमा को ही बोलते हैं मेरे दोस्त। कंफ्यूजन नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालिए, एकदम आराम से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। जीवाश्म ग्रह जो है हम चंद्रमा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं मेरे दोस्त? जीवाश्म ग्रह। क्लियर। चलिए, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी जान लीजिए। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है, वो किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य भगवान, सूर्य की जो आप सूर्य देवता बोलते हैं, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त, इन्हीं की रोशनी से जो है सूर्य जो है चमकता है। चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, ठीक है। चलिए, समुद्र में उठने वाले ज्वार और भाटे की वजह क्या है? चलिए, समुद्र में उठने वाले ज्वार और भाटे की क्या वजह है? ज्वार और भाटे की क्या वजह है? ज्वार और भाटे की क्या वजह है? तो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। चंद्रमा और सूर्य के, क्षमा चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा क्लियर से पढ़ लेता हूँ। कह रहा है समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो क्या है वजह? चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो खिंचाव उत्पन्न होता है ना, खिंचाव के कारण, तो उसी कारण समुद्र में जो है ज्वार और भाटा का उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? ये लीजिए आ गया मस्ट वीवीआई प्रश्न मेरे दोस्त। कह रहा है कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो किस धातु की? टाइटेनियम। किस धातु की? टाइटेनियम। किस धातु की? टाइटेनियम की। क्लियर? पीडीएफ चाहिए बाबू तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? मस्ट वीवीआई प्रश्न मेरे दोस्त। कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो कितना प्रतिशत? हम लोग मात्र 57% भाग ही देख पाते हैं। कितना? मात्र 57%। एकदम एग्जैक्ट आंसर है बाबू, मात्र 57%। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? यहाँ पर दिन की बात कर रहा है, चंद्रमा जो है और चंद्रमा की बात कर रहा है मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी का हम लोग क्लियर कर चुके हैं। कह रहे चंद्रमा धरती की परिक्रमा यानी अर्थ की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। कितने दिनों में? 27 दिन 8 घंटे में क्या करता है? चंद्रमा जो है धरती की परिक्रमा लगाता है। कितने दिनों में? 27 दिन कुल 8 घंटे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? साफ साफ दिख रहा है ना भाई? भाई मेरे साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है। कह रहा है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है? लिब्निटीज पर्वत। कौन सा है? लिब्निटीज पर्वत। कौन सा है? लिब्निटीज पर्वत। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बिहार दर्शन एक वीडियो देखा था जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। वैसे ही अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश दर्शन लेकर आ रहा हूं। तो क्या आप लोगों को उत्तर प्रदेश दर्शन वीडियो चाहिए जिसमें सारे डाउट उत्तर प्रदेश के बारे में आपके क्लियर कर दूंगा, करेंट से लेकर हिस्ट्री तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक उसमें सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो क्या आप लोग को वीडियो चाहिए? तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा यस सर आई वांट टू उत्तर प्रदेश दर्शन वीडियो। ठीक है, चलिए ये क्लियर कर लेते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आप लोग अभी तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जान होंगे, लेकिन और थे सर एडविन एल्डिन। ये दोनों जो थे चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री थे मेरे दोस्त। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा है चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? चंद्रमा पर किस डेट को यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो एग्जैक्ट डेट की बात कर रहा है तो कब? 21 जुलाई 1969 ईस्वी। कब? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सफलता पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? यहाँ पर किस यान की बात कर रहा है? नाव से गए थे, घोड़ा से गए थे, या फिर किससे गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। किससे? अपोलो 11 से गए थे। चलिए प्रकाश चक्र क्या है? ये लीजिए आ गया एक और आपको डाउट वाला प्रश्न। प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांट देती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश चक्र। क्या? प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? अभी मैंने एक बताया पश्चिम से पूर्व है। क्या? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पश्चिम से पूर्व है। चलिए जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? ये तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय। क्या? दीर्घवृत्तीय। तो क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? दीर्घवृत्तीय। चलिए क्लियर, आगे बढ़िए। एप्साइड रेखा क्या है? बता सकते हैं? देखिए मैंने लिख दिया है। एप्साइड रेखा क्या है? जो भी आपके दिमाग में अर्थ रिलेटेड जितने भी प्रश्न है मैंने क्लियर कर दिए इस वीडियो में। इससे कुछ एक्स्ट्रा भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए कह रहा है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सूर्य के केंद्र से। इसे ही क्या बोलते हैं? एप्साइड रेखा बोलते हैं। एप्साइड रेखा बोलते हैं। कैसी रेखा को? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है इसे एप्साइड रेखा बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब ये उपसौरिक क्या है जरूर आप लोगों को दिमाग में आया होगा। ये उपसौरिक क्या है? उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। 3 जनवरी को आप लोग मिलाइएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौरिक बोलते हैं। ठीक है,
चलिए ठंडी का दिन रहता है। अब ऑफ सॉरी क्या है, ये भी तो आपके दिमाग में जरूर प्रश्न होगा ना जी। जितने भी आपके प्रश्न आएंगे एकदम घबराना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहना है मेरे दोस्त। तो ऑफ सॉरी क्या है तो वो भी जान लेते हैं। जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। जुलाई को मतलब जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे ऑफ सॉरी बोलते हैं। क्या ऑफ सॉरी बोलते हैं, ठीक है। अब अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है ये भी जान लेते हैं। तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश क्या है तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, उसे अक्षांश कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, किस रेखा को तो विषुवत रेखा को जो है शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। विषुवत रेखा को, क्या विषुवत रेखा को। क्लियर, आगे बढ़िए। देशांतर क्या है अब, तो देशांतर क्या है तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक है। कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर से दक्षिण की ओर की बात कर रहा है। तो ग्लोब पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींचेंगे तो कौन सा होगा, देशांतर रेखा होगा। लेकिन विषुवत रेखा क्या होगा तो पश्चिम से पूरब की ओर खींचेंगे तो विषुवत रेखा होगा। और देशांतर क्या होगा मेरे दोस्त, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने। क्लियर, चलिए एकदम कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बाबू। चलिए, किसी स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है। किसी भी स्थान पर समय ज्ञात करने के लिए बात करें तो किस रेखाओं के आधार पर किया जाता है, तो देशांतर। विषुवत नहीं मार देना है, देशांतर मार के आना है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, कबूतर नहीं बनना है, ठीक है। चलिए अगला, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। अब ये लीजिए आ गया मोस्ट वीवीआई और कन्फ्यूजनल प्रश्न है। दो देशांतर रेखाओं के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, गोड़े। गोड़े क्या बोलते हैं, गोड़े, गौड़ैया नहीं, गोड़े गोड़े, ठीक है। चलिए, सूर्य ग्रहण क्या है, इसमें बहुत से मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और कबूतर बन जाते हैं एग्जाम में। तो कबूतर नहीं बनना है, पेपर को कबूतर बना देना है, ठीक है। चलिए, सूर्य ग्रहण क्या है तो जब कभी दिन के समय, ध्यान से पढ़िएगा, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है ऐसे पूछ देता है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। क्या, सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गया अपना अर्थ और ये हो गया अपना सन, ये मून आ गया तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब चंद्र ग्रहण क्या है, चलिए पहले ये जान लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है तो अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन, ठीक है। चलिए, चंद्र ग्रहण क्या है, अब चंद्र ग्रहण के बारे में जान लीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब यहाँ सूर्य रहेगा और यहाँ मून रहेगा, इसके बीच जब पृथ्वी आ जाएगी, अपना अर्थ आ जाएगा, तब कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछ देता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा जाएगा तो सूर्य ग्रहण। क्लियर। चलिए, अब पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है तो पूर्णिमा की रात को, ठीक है, पूर्णिमा को रात को। चंद्र ग्रहण हमेशा रात को ही लगता है, ठीक है मेरे दोस्त, और सूर्य ग्रहण दिन को। इतना तो आप लोग को क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग। चलिए, अगला है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। समय का निर्धारण किया कैसे जाता है, तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, एकदम मेरे साथ पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होगा तो समय में कितना का अंतर होगा, 4 मिनट का, ठीक है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मैंने बताया ना ऊपर, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक दिशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। पूरब की ओर जब हम जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा ना जी। जो एक दिशांतर का अंतर होने पर कितना मिनट बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 मिनट बढ़ रहा है। तो जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। तो इसी प्रकार हम अपने समय का क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। पीछे आएंगे मतलब पश्चिम की तरफ तो 4 मिनट कम करेंगे, आगे जाएंगे तो 4 मिनट प्लस करते जाएंगे। क्लियर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई डाउट रह गया है आप लोगों को अर्थ से रिलेटेड तो भी बताएं, ठीक है मेरे दोस्त। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल खुरपाती ग्रुप पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एक स्पेशल महा एपिसोड भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कौन क्या है, जितने उथल पुथल हुए नए चेहरे आए हैं उनसे रिलेटेड सारे डाउट आपके एक ही वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उस एपिसोड को भी देखना मेरा ना भूलें, करंट अफेयर वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।